नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। आपने माफिया का तो नाम सुना होगा ना। इसी तरह देश में सबसे बड़ी माफिया जो काम करती है वो है शिक्षा माफिया। और लगातार इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में सभी स्कूलें 10% फीस बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके विरोध में नेफोवा कदम उठा रहा है और आवाज़ को मुखर कर रहा है। जिस तरह फ्लैट बायर्स के लिए आवाज़ को मुखर किया है नेफोवा ने, अब शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर नेफोवा अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगा है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में लगा है। आप देख सकते हैं कि क्रेन पे चढ़ के नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक जी लगातार विरोध कर रहे हैं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ। और कोरोना के काल में भी शिक्षा माफियाओं ने अपनी फीस को जो पेरेंट्स हैं उनसे लेना जारी रखा है। इन सभी मामलों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट के क्षेत्र में। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। स्कूल की मनमानी, स्कूलों पर, स्कूलों पर, स्कूलों पर, स्कूल की मनमानी। ये बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश की सरकार का काफ़ी फेमस हो रहा है और स्कूल में लगातार बढ़ती हुई फीस को लेकर विरोध भी अब बुलडोजर पे किया जा रहा है। नेफोवा के अध्यक्ष बुलडोजर पे चढ़कर इसका विरोध कर रहे हैं। तो बाबा के बुलडोजर का स्कीम हर जगह अब लागू हो रहा है। हर लोग इसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए और एक्शन लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस मॉडल को अपनाने की कोशिश किया जा रहा है। बढ़ी हुई फीस, बढ़ी हुई फीस। शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया। बढ़ी हुई फीस वापस लो, बढ़ी हुई फीस वापस लो, बढ़ी हुई फीस वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए तो अभी आपने देखा कि शिक्षा माफियाओं को लेकर बुलडोज़र पे खड़े होकर लगातार विरोध कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जो भी अभिभावक हैं। बताइए अभिषेक जी, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको बुलडोज़र पर खड़े होकर? हम आए दिन सुन रहे हैं कि जो भी माफियाएं हैं उनके खिलाफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा माफियाएं हैं, ये वाइट कॉलर गुंडे हैं, तो इनके ऊपर भी बुलडोजर चलनी चाहिए। बाबा से हम लोगों ने निवेदन किया है कि इन माफियाओं के मनमानी के ऊपर आप बुलडोजर चलाएं, क्योंकि हम लोग इससे ट्रस्ट है। आप देखिए स्कूल की फ़ीस लगातार 10% बढ़ाया जा रहा है। आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दीजिए, उनको अगर 500 मीटर भी जाना पड़ेगा तो उसकी 2500 रुपया से कम कहीं भी नहीं है। आप एडमिशन लेने जाइए तो एडमिशन चार्ज अलग से। तो एक माफिया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बच्चे के ड्रेसेस भी बाहर से खरीदने पे ये लोग आपके बच्चे को परेशान करते हैं। इनका लॉबिंग, हाँ, इनकी बहुत बड़ी लॉबिंग है। आप ये भी समझिए कि इनके जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले जो जिनको एडमिशन लेना है वो भी एडमिशन नहीं लेते। एक तरह से ये माफियाओं का एक सरगना है ये पूरे। मतलब या तो इसमें आप कह सकते हैं कुछ नेताओं के स्कूल हैं या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपनी मनमानी से इस तरीके को चला रहे हैं। तो हम लोगों ने ठाना है कि इनके खिलाफ हम लड़ेंगे और जो लड़ा है वो जीता भी है। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक इनकी मनमानी पे रोक नहीं लगेगी। कैसे लड़ेंगे? बड़े पैसे वाले हैं ये माफिया? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम लोग बिल्डर्स के खिलाफ भी लड़े थे, बिल्डर से बड़े पैसे वाले कोई नहीं थे और हम लोगों ने उन्हें झुकाया भी है। कई बिल्डर्स आज सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। अम्रपाली है, अर्थ है, उसी तरह बिल्डर भी, इसी तरह ये स्कूल माफिया भी जाएंगे। देखिए, आम जनता से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है इस देश में। आम जनता जाग जाएगी तो ये माफियाएँ भी, जो शिक्षा माफियाएँ, ये भी हारेंगे, जरूर हारेंगे।
नेफोवा से डरना पड़ेगा। दूसरा नेफोआ के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर नेफोआ के फाउंडर प्लस एनसीआर पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखपाल जी भी हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं ये। इनके अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और हम लोग इनके साथ हैं और डरना तो पड़ेगा। इन्हें सही बोला आपने, अगर ये लड़ाई सब जनता जागे हैं तो डरेंगे तो जरूर, और इनकी मनमानी पे रोक लगेगी। ये बात सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की नहीं है, पूरी गौतम बुद्ध नगर की है, पूरी उत्तर प्रदेश देश की है। तो माफियाओं पे लोग हर जगह का ये है, तो माफियाओं पे रोक लगेगा ही लगेगा। कैसे लड़ेंगे सर? जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या रोड मैप है, कुछ सोचा है या शुरू कर दिया बस? देखिए ऐसे है, हम 3 टायर अप्रोच अपनाएंगे। सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सड़क पर भी आएंगे, संसद से लेकर, सड़क से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है हम अप्रोच करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। नीट मामले में, जेई मामले में हम तकरीबन 5 बार जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुके हैं, वहाँ पर हमें न्याय भी मिला है। हमने जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया है। तो ये जागरूकता, पेरेंट्स को जागरूक करके और जो यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करके, लोगों को इकट्ठा करके, ये इस तरह हम अपनी लड़ाई आगे ले जाएंगे। आपने यूनिटी की बात की, लेकिन सवाल उठता है कि लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पैसा फेंकने का काम करते हैं। पैसा तो फेंकेंगे ही, वो रुकेंगे तो नहीं, कैसे रोकेंगे उन्हें आप? नहीं, देखिए पैसे के साथ साथ आपको ये देखना है कि क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो मापदंड तय किए हैं वो है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप स्कूल में एक फ़ीस दे रहे हैं तो उसमें सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस क्या स्कूल उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे वो गाइडलाइंस डाल रहा है, क्या उसके शिक्षक उस गाइडलाइन के हिसाब से ट्रेंड हैं, उनकी उतनी एजुकेशन है कि नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए हम फ़ीस दे रहे हैं, दुगनी चौगनी फ़ीस दे रहे हैं, क्या हमारी बसेस जो हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्या वो फिट हैं, क्या ड्राइवर ट्रेंड हैं, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। आपने देखा होगा गाज़ियाबाद में क्या हादसा हुआ, एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई, हाँ दर्दनाक हादसा था। उसी तरह जो है गुड़गांव में भी एक हादसा हुआ। तो हमें सचेत रहकर, जागरूक रह के, जो भी आगे आता है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे स्कूल हो गया, क्या स्कूल में मैदान है कि नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे स्कूलों में मैदान ही नहीं है। तो ऐसे स्कूलों में जहाँ पर खेल का मैदान नहीं है तो किसी छात्र की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी। लेकिन स्पोर्ट्स फी ली जाती है। हाँ, स्पोर्ट्स फी ली जाती है। अभी आप देखिए लास्ट ईयर भी सरकार का आदेश आया कि जो अलग अलग मुद्दों में जो फीस है, लाइब्रेरी फ़ी है, लेबॉर्ट्री फ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ी है, वो नहीं ली जाएगी। फिर भी इनका नेक्सस इतना बड़ा है कि एक कॉम्पोजिट फ़ी करके सारी फ़ी ली गई। उसके बाद कुछ स्कूलों से ऐसे भी शिकायतें आई हैं, वहाँ से इसके अलावा भी एनुअल चार्जेस भी लेने शुरू कर दिए हैं। हाँ, री एडमिशन फ़ी, हिडन चार्जेस। और उसके अलावा जो है आप देख लीजिएगा, ड्रेसेस हो गई स्कूल की, वो भी एक ही जगह से ली जाएगी। हाँ, पर्टिकुलर जो है किताबें आप देख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी की किताबें जो है मार्केट में 1000 रुपए की मिलती है, ये 6-6, 7-7 हज़ार की किताबें देते हैं। क्या अर्थ है, पूरी तरह से एक लॉबी काम कर रही है। मैम, आप घर चलाती हैं, किस तरह से आपको लग रहा है? सर, मैं एक टीचर हूँ और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि बच्चे हमारे देश के लिए क्या हैं। वो हमारा भविष्य है, हमारी बैकबोन है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, सब कुछ पैसे से चल रहा है। ठीक है, एजुकेशन स्कूल में आप टीचर हैं? सर, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बहुत टाइम से ऐसी प्राइवेट कोचिंग लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फ्री में भी बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाया जाए। लेकिन आजकल आपने देखा है हर स्कूल में, हर जगह सब कुछ सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या मूल्य उनको मिलेंगे? मैं यही पूछने चाह रहा हूँ, चूँकि आप स्कूल में पढ़ा रही थी, तो क्या चल रहा था अंदर? सर, सब कुछ बस पैसा कमाने का है। वहीं से सब आपको बैग खरीदना है, वहीं से सारी किताबें खरीदनी है, जूते तक, कपड़े तक सब आपको स्कूल से मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या बाहर दुकानें नहीं है? वही चीज़ें हमें डबल दाम में वहाँ से दी जाती हैं। पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि आप हर चीज़ लो। आप यकीन करेंगे कि एक कलर किट हर साल, वही कलर किट, वही स्केल, वही गम, वही सब दुगने दाम में हमें स्कूल से खरीदना पड़ता है। क्या ये जायज़ है? लेकिन हम सब पेरेंट्स को एक दो की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। हम सब पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें ना बढ़े, तो मैं तो सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि सबके सब पेरेंट्स प्लीज़ हम लोगों को ज्वाइन करें और हमारा इसमें अपना योगदान दें हमारे साथ। बताएं मैम, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं कुछ स्कूल वाले तो ऐसे होते हैं कि अपना ब्रांड का ही हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लाइक बैग भी हमारे ब्रांड का लेना है, ताकि
करेक्ट सर, बिल्कुल। ब्रांड, हमारे ही ब्रांड का आपको बच्चे का बैग लेना है, यूनिफॉर्म लेना है और हमारे स्कूल से ही लेना है। 500 का किट 1500 में दिया जाता है कि, और वो स्कूल में सबमिट किया जाता है। इवन बच्चों को रिटर्न भी नहीं देते हैं, वो स्कूल में ही रखते हैं, स्कूल में ही यूज़ करते हैं। मैंने खुद अपनी बेटी का एडमिशन कराया है और ये हुआ है। एनुअल चार्ज अलग से पे करना है, एडमिशन चार्ज अलग से पे करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए ½ किलोमीटर डिस्टेंस के लिए भी ये लोग कहते हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए 2500। अरे आधा किलोमीटर में 2500 कौन लेता है? बिल्कुल। जैसे इन लोगों ने ये जो बाजारीकरण किया हुआ है कि आप यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह आप मेरे यहाँ से लें, उसका 2 पहलू था। स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि पेरेंट्स परेशान ना हो, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में रहें, सारे स्कूल में, बट उन्होंने क्या किया, बाजार से इसको जो बिजनेस कर दिया वो गड़बड़ा है। आप अपने प्रोवाइड करते हैं बच्चों आपका तजुर्बा तो लंबा रहा है, आप ये बताएं कि शुरू से और आज तक में कितना डिफरेंस हुआ है? बहुत डिफरेंस हो गया है। बता तो रही हूँ, मेरे टाइम में जो हमारे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, बल्कि हम लोग की ये डिमांड थी कि यदि स्कूल में सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि मुझे इधर उधर नहीं जाना और मेरे सारे बच्चे यूनिफॉर्म से लगते हैं एक से। तो बट उसका आप ना बल्क में जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो बट नेचुरल आपको कम पड़ती है, पर आप बल्क में चीज़ खरीद कर दुगने दाम पे दे रहे हो। ये जो बिजनेस किया है ये इन्होंने गलत किया है, इसको ख़त्म करना है। और ये सोचे कि हम कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 99% लोग परेशान हैं, बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। ये प्लेटफॉर्म मिलके अपने आप सारे आएंगे, वक्त भी नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कहाँ जाए? स्कूल में करेंगे, बट हम स्कूल में देना मेरी मजबूरी थी, पर अभी हम मजबूरी, यदि हमको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारी कतई मजबूरी नहीं रहेगी। सारे स्कूल वालों को झुकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। ज्योति जी, एक और जिम्मेदारी बस मिल गई है कि मतलब सारे, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा करके मैं उत्तीर्ण हो चुकी हूँ, बट अभी हमारी बहुत सारे जो हैं पेरेंट्स ऐसे हैं और हमारी महिला मित्र हैं जिनको जो है इन परेशानी से जूझ रहे हैं। और अभी हमारा जो है कोविड जिम्मेदारी से फ्री हो चुकी हैं, लेकिन आपके पास समाज की जिम्मेदारी। हाँ, समाज की जिम्मेदारी अभी भी मेरे पास है और मुझे जो है ऐसा लगता है कि हमें बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसको बंद करना पड़ेगा। अभी हमारी जो कोविड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये फीस बढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग ठीक से स्टेबल भी नहीं हुए हैं, लोग मतलब आराम से जो है नौकरी पे जाने लगे, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फीस को बढ़ाया जा रहा है, स्कूल के फीस को बढ़ाया जा रहा है, ड्रेस का डिमांड इनका बढ़ता जा रहा है। तो ये परेशानी तो है, तो इसके लिए हम सभी मतलब जो है हमारी जितनी महिलाएँ हैं उन सबको लेकर के हम लोग आगे आए हैं और आगे ऐसे ही हर बार जो हम लोग लड़ते भी रहेंगे। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट केवल फ़ी हाइक पर है और भी सारी चीज़ें। एक इसमें बिंदु RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हम किस प्रकार से RTE एक्ट को मतलब हम इसको अमल में लाएं। जैसा कि आज परंपरा चल रही है, जैसे कि बड़े बड़े NCR में मैं देख रहा हूँ, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो RTE एक्ट को इस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जैसे कोई RTE एक्ट एक्चुअली है ही नहीं। उस RTE एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे देश में, ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है या वो लोग ये कहना चाहते हैं कि शायद हम अपने स्कूलों में एक अमीर वर्ग के तबके को ही एडमिशन देंगे या गरीब तबके को कोई हम मतलब प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मेरा कहना ये है, अगर RTE एक्ट ये कहता है कि आप जितने निजी स्कूल्स हैं उसमें 100% में से 25% उसमें कोटा निश्चित है और सो 25% में उन्होंने वेरिएशन दिए हुए हैं कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के इतने बच्चे आएंगे और जो आर्थिक रूप से जो निर्धन है वो बच्चे इतने आएंगे, विकलांग बच्चे इतने आएंगे, एड्स से पीड़ित बच्चों के माता पिता के जो बच्चे हैं वो इतने आएंगे। बट मैंने देखा कि RTE एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है ना, वो निश्चित रूप से भारतवर्ष। शैलेंद्र सिंह नाम मेरा है। शैलेंद्र जी, लेकिन RTE जिस एक्ट की आपने बात की है, उस एक्ट का पालन करवाना तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है ना, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर उन्होंने लगाम छोड़ रखा है तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ कि RTE एक्ट को अगर हम उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें आ रही सामने। मैं तो ये समझता हूँ शायद यहाँ प्रशासनिक जो जिम्मेदारी पे, जो पद पे, जो प्रशासनिक तौर पे जो वास्तव में जो सही लोग हैं, जो पदों पे बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से अपनी लगाम को ढीला किए हुए हैं। या तो मेरे ख्याल से निजी स्कूलों का उन पर दबाव है। निजी स्कूल जैसे मैं देखता हूँ कि सर मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे निजी स्कूल्स हैं हमारे, अगर हम
एक तरफ से देखें, कोई भी निजी स्कूल खाली है, या तो वो किसी बिल्डर का होगा, या किसी नेता का होगा, या कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो अपने बिजनेस को बहुत ही एस्टेब्लिश कर चुका होगा, वो स्कूल खोल रहा है। स्कूल से क्या है, अब मनमानी फीस के आधार, आप मान लीजिए एक वर्ष में अगर 10-10% फीस बढ़ेगी, यहाँ तक कि जो हम लोग नौकरी करने वाले हैं, इनकी जो सैलरी है वो मुश्किल से 4-5-6% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, और हमारी सैलरी का 10% का हिस्सा वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है, जब हम अपने भारतवर्ष में एक समय गरीब देश कहा जाता है, आज भी मैं समझता हूँ गरीबी ही है। बहुत सारे ऐसे इलाके में आप जाइए जहाँ पर शिक्षा का मतलब महत्व तक लोगों को नहीं मालूम है, शिक्षा का अर्थ क्या है। आरटी एक्ट, यस, आरटी एक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम अपने जो हमारे वास्तव में जो हमारा कर्तव्य है, सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है, मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं या उनके नीचे DIOs हैं, उनके नीचे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, अगर इनको अपने कर्तव्यों को ज्ञान नहीं है तो इनको RT एक्ट पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सरकार की नुमाइंदगी किस तरीके से वो कर सकते हैं। नंबर सेकंड ये, अगर आपका प्रतिनिधित्व, हमारा 25% प्रतिनिधित्व RT एक्ट का पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध आखिर सख्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती। अगर सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, कुछ आर्थिक दंड लगाएंगे, या कुछ ऐसे भी माफिया सामने आएंगे कि अपने जो हम लोगों का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो स्कूल में हम जमा करते हैं, वो स्कूल का पैसा उनके बिजनेस में डाइवर्ट हो रहा है, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा विचार करना होगा। और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, मैं समझता हूँ ये अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और NCR में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको प्रोटेस्ट में आगे आना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो आपके अपने बच्चों को भी तो दिखाना है कि आप कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ करके दिखाएंगे, उनके सामने प्रैक्टिकल उदाहरण बनिए, तभी आपके बच्चे आगे कुछ कर उठाएंगे। नहीं तब तो आप कहते हैं जिंदा कौम है ही नहीं। करेक्ट है ना, जिंदा कौम नहीं है। देखो ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत कई नामचीन शायर भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह जाते हैं, लोग सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं कि रुदन के बाद ही अर्जित हर्ष होता है, हार मत मानो समय के जार बांटो, जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ आगे आने की ज़रूरत है। लोग केवल आगे, लोग आगे नहीं आना चाहते हैं। अगर आप आगे आ जाएंगे, फ्रंट पे आके बात करेंगे। संघर्ष जरूरी है, और आज रविवार का दिन है। इसी संघर्ष को नेपोवा ने आप लोगों के साथ, जितने भी अभिभावक हैं उनके साथ मिलकर बुलडोज़र पे शुरुआत की है और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बिगुल छेड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बिगुल का कोई असर होगा। 10% फीस बढ़ोतरी रुक पाएगी, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद हो पाएगी, सरकार तक पहुंच पाएगी। इन सबको देखने के लिए आगे आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट को, और हम आपको इस तरह से जुड़ी लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मदरलैंड पोस्ट को देखना ना भूलें। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।